नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाणी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 27 अक्टूबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें एशियन गेम्स 2023 का और अभी चल रहे हैं एशियन पैरा गेम्स 2022 का भी इसमें हम लोग सेशन को कवर अप किए हैं, जो हो रहा है वो 2023 में हो रहा है होंगचाओ चाइना में, ठीक है। उसका भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग क्वेश्चंस इसमें डील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसा आप उस जगह पर फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपने फसल बोया ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप वैसा जगह पे फसल मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम सफल हो जाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपको मेहनत तो करना ही, साथ साथ आपको अपने ऊपर विश्वास भी बनाए रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी आपको सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हरी माउस शक्ति अभ्यास 2023 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? तो ये जो है हरी माउस शक्ति एक्सरसाइज 2023 ये भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। भारत और मलेशिया के बीच ये देखिए एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है जो कि हरी माउस शक्ति के नाम से जाना जाता है और इसमें मलेशिया के 5वीं रॉयल बटालियन भी भाग ले रही है, ठीक है। द्विपक्षीय अभ्यास में भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट का एक बटालियन हिस्सा में भाग लेगा। अभ्यास में दोनों पक्षों के लगभग 120 कर्मी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य है उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन संचालित करने के लिए सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें और क्या क्या है अभ्यास में, देखिए इसमें ड्रोन और यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स भी, इसे याद करें, ठीक है। ये अभ्यास जो है 5 नवंबर को अर्ध शहरी क्षेत्र में 48 घंटे लंबे सत्यापन अभ्यास के साथ समाप्त होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हरी माउस शक्ति। अब यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो हम लोग इसमें डील करते हैं। जैसे गरुड़ एक्सरसाइज, देखिए इस एकदम हम लोग कैपिटल मतलब ये इसके कंट्रीज वाइज हम आपको सजा के दिए हैं। गरुड़ एक्सरसाइज भारत और फ्रांस, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेस, ये 4 है भारत और फ्रांस के साथ, इसे याद कर लीजिएगा। ला पेरेज अभ्यास ये फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुपक्षीय हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित हुआ, ठीक है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। इंद्र युद्ध अभ्यास ये भारत और रूस के बीच, इंद्र, ठीक है। उसके बाद संप्रीति भारत और बांग्लादेश, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। युद्ध अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका। अभ्यास तर्कस ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। यहाँ पे देखिए मालाबार युद्ध अभ्यास, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कहा जाता है कि ये जो मालाबार है इसमें क्वाड देश शामिल है, ठीक है। क्वाड देश में 4 देश शामिल है, कौन कौन? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसलिए मालाबार जो युद्ध अभ्यास है इसमें क्वाड देश शामिल है। नेक्स्ट हम लोग इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष है भारत और ब्रिटेन के बीच। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच। कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच होता है जो कि फरवरी 2023 में जापान के सिंगा प्रांत में हुआ। सैन्यू मित्री ये भारत और जापान के बीच होता है। जिम्बेक्स युद्ध अभ्यास ये भारत और जापान के बीच ही होता है। वीर गॉर्जियन ये भी भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच 4 मई 2023 में बाटम इंडोनेशिया में हुआ। एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो कि 4 फरवरी से लेकर मार्च 2023 तक पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2005 से।
सिम्बेक्स है भारत और सिंगापुर के बीच, अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच, सिटमैक्स, देखिए सिटमैक्स है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच, इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ऑसी इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये सब जितने भी हम यहाँ पे युद्ध अभ्यास आपको बोल रहे हैं फ्रेंड्स, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आपका बनेगा। AIME 2023 ये भारत और आसियान देशों के बीच होता है, जो कि मई 2023 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। FE इंडेक्स ये भारत और अफ्रीकन देशों के बीच होता है। 21 अफ्रीकन देश है, जो कि मार्च 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था और पहली बार 2019 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, 1983 से प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार 2022 में भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था। मिलन 2022 भारतीय नौसेना द्वारा 46 देशों के द्वारा यह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया था। ककाडू युद्ध अभ्यास ये बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें INS सतपुड़ा भी भाग लिया था, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच होता है और नौमा लामितीय युद्ध अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच होता है। ऑस्ट्रा इन हिंद 2022 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। वर्सामा शील्ड ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच होता है। नसीम अल बह ये भारत और ओमान के बीच होता है। साइक्लोन 1 भारत और मिस्र के बीच। अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। इसका दूसरा संस्करण मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका ज़रूर बनेगा। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए, है ना। बहुत कंटेंट रिच वीडियो अब हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है। हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 के चीन के होंगजो में शुरू हुआ है। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए अभी मालूम होगा कि एशियन गेम्स तो वो भी चीन में हुआ था और एशियाई पैरा गेम्स यानी कि जो विकलांग लोग का भी गेम्स होता है वो 2023 यहाँ पे होंगजो चाइना में इसका आयोजन हुआ। तो इस समारोह में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो ये इसमें ध्वजवाहक थे पारुल परमार और अमित सरोहा दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। ध्वजवाहक भारत की तरफ से पारुल परमार और साहिर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के तरफ से ये जो है अमित सरोहा और यहाँ पे शटलर पारुल परमार दोनों ध्वजवाहक थे और ये 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के होंगजू में शुरू हो रहा है। इस बार भारत ने 309 पैरा एथलीटों को यहाँ पे भेजा है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ी टुकड़ी है। भारत का इसमें लक्ष्य है 100 पदक जीतने का, जो कि अभी तक 73 प्लस भारत जो है इसमें पदक जीत चुका है। ठीक है। भारत 17 अलग अलग विषयों में 22 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा। ठीक है, और ये कल तक चलेगा। ठीक है। चलिए, एशियाई खेलों में पिछले संस्करण में 188 भारतीय एथलीटों को यहाँ पे भेजा गया था और यहाँ पे इसका जो ये एशियाई पैरा खेलों का जो आयोजन है एशिया पैरालंपिक समिति के द्वारा इसमें किया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो इंग्लिश वाला है, यहाँ पे इंग्लिश वाला। अब इसमें देखिए कि कौन कौन सा यहाँ पे किया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एशियन पैरालंपिक जो कमेटी है उसका स्थापना कब हुआ। तो एशिया पैरालंपिक जो कमेटी है उसका स्थापना 30 अक्टूबर 2002 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, UAE में। और अभी इसके प्रेसिडेंट जो है वो साजिद राशिद है और इसके CEO ये तारिक शौई है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब इसमें देखिए यहाँ पे कौन कौन सा गोल्ड मेडल जीता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड मेडल अभी तक भारत 73 प्लस मेडल जीत चुका है। गोल्ड मेडल का बात करें तो पैरा आर्चरी में शीतल देवी और राकेश कुमार गोल्ड मेडल जीता है। पैरा शूटिंग में ये सिद्धार्था बाबू ये मिक्स 50 मीटर एयर राइफल प्रोन में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। गोल्ड मेडल अभी तक देखिए यहाँ पे पैरा एथलीट्स में मेंस शॉटपुट में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स में वुमेन्स लॉन्ग जंप में निमिषा जो है ये गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, वुमेन्स लॉन्ग जंप में, इसे याद कर लीजिएगा। पैरा एथलीट्स में वुमेन्स 1500 मीटर रेस में राजू रक्षिता ये गोल्ड मेडल जीती है।
इसे भी याद कर लीजिएगा, राजू और रक्षिता दोनों, ठीक है। उसके बाद पैरा एथलीट्स में मेंस जेवेलियन थ्रो में ये सुंदर सिंह गुर्जर गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स में मेंस 1500 मीटर में अंकुर धामा ये गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स में ही मेंस जेवेलियन थ्रो में ये हनी जो है ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तो देखिए जेवेलियन थ्रो में अभी 2 गोल्ड मेडल यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है। कैटेगरी भी याद करते चलिएगा क्योंकि कैटेगरी वाइज अब यहाँ पे देखिए सुमित अंतिल भी है, ये भी जेवेलियन थ्रो है, तो ये सुमित अंतिल भी गोल्ड मेडल जीते हैं और पिछला बार भी ये सुमित अंतिल गोल्ड मेडल जीते थे। पैरा एथलीट्स में मेंस डिस्कस थ्रो में नीरज यादव ये गोल्ड मेडल जीते हैं और पैरा एथलीट्स में मेंस 5000 मीटर में महाकल्याणी शंकरप्पा सारथ ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। मक्का नहाली जो है ये शंकरप्पा सारथ ये गोल्ड मेडल जीते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पैरा एथलीट्स में वुमेन्स 400 मीटर में दीप्ति जीवांशी ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत सारे हम लोग गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल को इसमें हम आपको डील करेंगे। मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार गोल्ड मेडल जीते हैं। पैराक्रॉन वुमेन्स का KL2 में प्राची यादव गोल्ड मेडल जीती है, ये याद कर लीजिएगा। ये सब कैटेगरी वाइज हम आपको बता रहे हैं। उसके साथ साथ पैरा एथलीट्स में मेंस हाई जंप में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। पैरा एथलीट्स में मेंस 5000 मीटर दौड़ में अंकुर धामा गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स में ही मेंस हाई जंप में निषाद ये गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे पैरा क्लब थ्रो में मेंस क्लब थ्रो में प्रणव सुरमा ये गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरा शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ये भी 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये पिछला बार भी अवनी लेखरा गोल्ड मेडल जीते थे। पैरा एथलीट्स मेंस हाई जंप में शैलेश कुमार गोल्ड मेडल जीते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, इसलिए हम ये लेके आए। अब यहाँ पे देखिए पैरा एथलीट्स में वुमेन शॉट पुट में ये जो भाग्यश्री माधवराव जादव हैं ये सिल्वर मेडल जीती है। पैरा आर्चरी में मेंस डबल कंपाउंड में राकेश कुमार एंड सूरज सिंह ये सिल्वर मेडल जीते हैं। पैरा एथलीट्स में शॉट पुट में राणा सुमन ये भी सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे है सिल्वर मेडल्स, आप लोग थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए वुमेन्स में ललिता लिलाका ये वुमेन्स में सिल्वर मेडल जीते हैं और यहाँ पे ये जो शरद शंकरप्पा है ये 1500 मीटर जो दौड़ है मेंस में उसमें सिल्वर मेडल जीते हैं। और यहाँ पे रिंकू करके पैरा एथलीट्स है जो कि मेंस जेवेलियन थ्रो में सिल्वर मेडल जीते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वुमेन्स पावर लिफ्टिंग में 61 किलो कैटेगरी में जैनब खातून सिल्वर मेडल जीती है, ठीक है। पैरा आर्चरी में वुमेन्स डबल कंपाउंड में शीतल और सरिता दोनों सिल्वर मेडल जीती है। पैरा एथलीट्स वुमेन्स डिस्कस थ्रो में पूजा जो है ये सिल्वर मेडल जीती है, पूजा, ठीक है। यहाँ पे प्रमोद करके भी है 1500 मीटर में T46 फाइनल में मेंस 1500 मीटर में सिल्वर मेडल और मेंस डिस्कस थ्रो में योगेश खतुनिया ये सिल्वर मेडल जीते हैं। रवि रोंगाली ये मेंस शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एशियन गेम्स का बात कर लेते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 में जो भारत है वो चौथे स्थान पर रहा है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। और टोटल जो मेडल है भारत के द्वारा जीता गया वो 107 है, जो कि मतलब सर्वश्रेष्ठ है इस बार। सभी जो जितने आज तक जितने भी खेल में एशियन गेम्स में भारत पार्टिसिपेट किया है इस बार का सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है, इसे याद कर लीजिएगा। और अभी तक जो एशियन पैरा गेम्स चल रहा है उसमें 73 प्लस भारत जीत चुका है, ये हमने पहले भी बता दिया। इसमें देखिए एशियन गेम्स 2023 में चाइना टॉप पर है, जापान दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया और भारत जो है वो चौथे नंबर पर है, पाँचवें नंबर पर उज्बेकिस्तान है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एशियन गेम्स का भी कुछ बात कर लेते हैं। तो एशियन गेम्स में कौन कौन जीता है गोल्ड। तो शूटिंग में 50 मीटर राइफल पोजीशनिंग वुमेन्स में शिफ्ट कौर शर्मा ये गोल्ड मेडल जीते हैं, समरा। उसके बाद शूटिंग में ही 3 पोजीशनिंग मतलब 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशनिंग मेंस टीम में स्वप्ननील कुशाने, ऐश्वर्या राय प्रताप सिंह और अखिल सिरावन ये गोल्ड मेडल जीते हैं। मेंस कबड्डी टीम गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आइए, मेंस हॉकी टीम भी गोल्ड मेडल जीता है, मेंस क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीता है, बैडमिंटन मेंस डबल में सात्विक और चिराग का जो जोड़ी है वो भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, बैडमिंटन में। उसके बाद वुमेन्स कबड्डी टीम भी गोल्ड मेडल जीता है और वुमेन्स क्रिकेट टीम भी गोल्ड मेडल जीता है। आर्चरी मेंस कंपाउंड में ओझा गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड में ज्योति सुरेखा ये भी गोल्ड मेडल जीते हैं आर्चरी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आर्चरी मेंस कंपाउंड में ओझा, अभिषेक और प्रथमेश ये तीनों मिलके गोल्ड मेडल जीते हैं। आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड टीम ज्योति, अदिति और परिणीत ये भी तीनों मिलके गोल्ड मेडल जीते हैं। और 400 मीटर का 4 लोगों का जो रिले रेस होता है उसमें मोहम्मद आनाज, याहिमा, अमोज जैकोब, मोहम्मद अजमल, वरियाथोडी ये सारे लोग गोल्ड मेडल इसमें जीते हैं। राजेश रमेश ये चारों लोग मिलकर गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए, जेवेलियन थ्रो का बात हो और नीरज चोपड़ा का बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीते हैं एशियन गेम्स 2022 वाला एडिशंस में। आर्चरी मिक्स टीम कंपाउंड में ज्योति और ओझास 2000 ये गोल्ड मेडल जीते हैं। जेवेलियन थ्रो में अनु रानी ये भी गोल्ड मेडल जीती है, ये याद रखिएगा ना। नीरज चोपड़ा को हर कोई याद रखता है, लेकिन अनु रानी को देखिए ये पहली बार गोल्ड मेडल जीती है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। जेवेलियन थ्रो से ये भी संबंधित है। यहाँ पे देखिए, पारुल चौधरी ये 5000 मीटर में दौड़ में गोल्ड मेडल जीती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वुशु वुमेन्स 60 केजी में रोसीबीना देवी को सिल्वर मेडल मिला है और दीपक पुनिया भी सिल्वर मेडल जीते हैं फ्री स्टाइल 86 केजी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये रहा कुछ एशियन गेम्स से भी रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़े कपड़ा आयोजन यानी कि भारत टेक्स 2024 का मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली में। भारत 2024 में भारत का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा मेला लगाने जा रहा है और उसका नाम क्या है? भारत टेक्स 2024। ये कब से कब चलेगा? 26 फरवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में। इसका आयोजन 11 कपड़ों संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा और अन्य उद्योग निकायों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें 5F यानी कि 5F पर फोकस किया जा रहा है। वो कौन कौन सा है? F फॉर फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। विदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेन, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, भारत टेक्स 2024 का लक्ष्य है भारत को कपड़े उद्योग के भीतर एक परिपक्व प्रतिस्पर्धा वैश्विक सोर्सिंग गंतव्य के रूप में स्थापित करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसका। इस आयोजन में 40 देशों के 1000 से अधिक प्रदर्शक और 30,000 से अधिक आगंतुक भाग लेंगे, ठीक है। सत्र, सेमिनार, सम्मेलन, CEO गोलमेज सम्मेलन, B2B और G2G बैठकों और रणनीतिक निवेशकों घोषणाएं इस आयोजन का हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में लाइव प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैशन प्रस्तुतियां, डिज़ाइनर और ब्रांड प्रदर्शनियां, फैशन शो आदि भी प्रदर्शित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे होने वाला है? नई दिल्ली में होने वाला है। 5F इसमें कौन कौन सा है? तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। 5F क्या है तो यहाँ आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। भारत टेक्स 2024 इंडिया टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट, जो कि 4 दिवसीय ये होने वाला है 26 से 29 फरवरी 2024 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हार्टलैंड त्रिपुरा शुरू किया है, परियोजना शुरू किया है? ये तो शुरू किया गया है केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हार्टलैंड त्रिपुरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना की शुरुआत की है। हार्टलैंड त्रिपुरा परियोजना डेलॉयट इंडिया और अगरतला में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता पर किया हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। डेलॉयट इंडिया कंपनी है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और ये निवेश को आकर्षित करेगा, ठीक है। इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि सरकार तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना चाहती है यहाँ पे
ठीक है। इसीलिए त्रिपुरा को यहाँ पे तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना चाहती है, ताकि भविष्य में माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ पे अवसर पैदा कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, डेलॉयट जून 2024 तक त्रिपुरा में 350 ऐसा मतलब नौकरियां पैदा करेगा, जिससे लगभग 10,000 लोगों को IT सेक्टर में नौकरियां मिलेगी, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहा, आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए, ये राजीव चंद्रशेखर हार्टफेल्ड त्रिपुरा का आयोजन किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विश्व विश्व विकास सूचना दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है समस्याओं की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मजबूती करने की सहायता करना। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व विकास सूचना दिवस मनाने की स्थापना किया था, ठीक है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ मेल खाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे हम लोग भी मनाते हैं 24 तारीख को ही, 24 अक्टूबर को, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम क्या है? हिंसा को ना कहें। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मुस्कान दिवस ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। विश्व मानक स्वास्थ्य दिवस ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाकघर दिवस ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे जो कि भारत के द्वारा मनाया गया, ये भी 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकारों में निवेश करना, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, ये इस बार का थीम है, ठीक है। विश्व गठिया रोग दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस ये 12 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना, ये इस बार का थीम है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भविष्य को सशक्त बनाना, सभी के लिए शिक्षा, ये इस बार का थीम है। विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े, ये इस बार का थीम है विश्व खाद्य दिवस का। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व सूचना दिवस ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात हामुन, ये नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये जो नाम है ये ईरान के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चक्रवात हामुन। अभी इसमें कहा गया कि चक्रवात हामुन जो है ये भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है, ठीक है। और ये 24 अक्टूबर को भारत मौसम विज्ञान द्वारा यहाँ पे एक अलर्ट जारी किया गया है कि जो हामुन है ये बंगाल के उत्तरी पश्चिमी खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती में बदल गया है। 2023 उत्तरी हिंद महासागर चक्रवात सीजन का चौथा तूफान है ये हामुन, जो कि 21 अक्टूबर 2023 को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दाब वाले क्षेत्र में ये बना। 25 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है और खेपुरा और चटगांव के बीच ये बांग्लादेश को पार कर गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी अलर्ट जारी कर दिया गया है और मछुआरों को 25 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में ना जाने के लिए कहा गया है। अलर्ट में जारी वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन सा है? तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, ये 7 राज्य हैं जहाँ पे इसका अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, इसी बीच 22 अक्टूबर को एक और चक्रवात, तेज नामक चक्रवात आया, जो कि अरब सागर से उठकर बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया था और ये यमन के तट को पार कर गया था, लेकिन तटीय यमन पर यह भीषण चक्रवाती तूफान थोड़ा सा कमजोर हो गया। अब आखिरकार चक्रवात होते क्या हैं उसे हम लोग इसमें समझ लेते हैं।
तो दरअसल चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। इनके चारों तरफ केंद्र की ओर जाने वाली समवायु दाब रेखाएं विस्तृत होती है। केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। चक्रवात में हवाएं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। इसका आकार अंडाकार या अंग्रेजी के यू के समान होता है। ये याद कर लीजिएगा, ये चक्रवात है। ठीक है, अब यहाँ पे चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्ण चक्रवात। खास बात यह है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये अधिकतम बर्बरता से पूर्वी चीन सागर में मिलती है और इसके बाद कैरिबियन, हिंद महासागर और फिलीपींस उसी क्रम में आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, पूर्वी चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में वैग्यू के नाम से जाना जाता है, जापान में टाइसू के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली तथा हिंद महासागर में चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसी का है कि चक्रवात क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा जो चक्रवात यानी कि साइक्लोन जो शब्द है ये कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है जो साइक्लोस से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सांप की कुंडली, जो सांप के जैसा कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसका ये मतलब होता है साइक्लोज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है, अमेरिका में हैरिकेन कहा जाता है, चीन में टाइफून कहा जाता है, जापान में टाइशू कहा जाता है, फिलीपींस में वैग्यू कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा, चक्रवात का अलग अलग नाम है जो यहाँ पे कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो चक्रवात जो अलग अलग आए हैं उसको कौन कौन सा देश के द्वारा कौन कौन सा नाम दिया गया है वो इसमें कहा गया है। जैसे चक्रवात मोचा, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये यमन के द्वारा दिया गया है। उसके लाल सागर तट पर एक बंदरगाह है मोचा, उसके नाम पर ये चक्रवात का नाम रखा था। चक्रवात बिपरजॉय, ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब होता है आपदा। ठीक है, चक्रवात निसर्ग, ये भी बांग्लादेश के द्वारा नाम रखा गया है। ठीक है, चक्रवात तितली, ये पाकिस्तान के द्वारा नाम रखा गया है। चक्रवात बुलबुल, ये भी पाकिस्तान के द्वारा नाम रखा गया है। ठीक है, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो लंबा है, इसी के ऊपर मत जाइए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चक्रवात ताउकाते, ये म्यांमार के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है गैको, और गैको वर्मी यानी कि अत्यधिक बोलने वाली छिपकली। ठीक है, चक्रवात फैलिन, ये थाईलैंड के द्वारा नाम रखा गया है। चक्रवात अम्फान, ये थाईलैंड के द्वारा ही नाम रखा गया है। चक्रवात तेज, तेज का नाम भारत रखा है। चक्रवात अश्नि, ये भारत ने ही, ये अश्नि जो है ये श्रीलंका ने नाम रखा है। चक्रवात करीम, ये सेशल्स ने नाम रखा है। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा चक्रवात का नाम क्या है तो हुगली रिवर साइक्लोन जो है ये सबसे बड़ा चक्रवात है। इसमें लगभग बहुत सारे करोड़ों लोग की जान गई थी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट वर्जन है ये इंग्लिश वाला, इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का जो उद्घाटन है पहले संस्करण का, वो राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ये पहला संस्करण है। ठीक है, ये 2 दिवसीय उत्सव के माध्यम से बीच कला, नृत्य, नाटक, कहानी कहने और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का जश्न मनाया जाएगा। ठीक है, इसने भारत और विश्व के लिए प्रासंगिक सुरक्षा, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित विभिन्न समस्याओं मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। महोत्सव में सैन्य ब्रांड प्रदर्शन के माध्यम से सैन्य सांस्कृतिक और उसका प्रदर्शन किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। इससे भारतीय सेना के कर्मियों को भारतीय सेना और उनके वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये इसलिए इसका आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया है।
यह भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एक सहयोग परियोजना है। यह एक मजबूत, प्रगतिशील और भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना के लिए मंच तैयार करता है, जो न केवल देश की ऐतिहासिक सैन्य दुर्दशा को मेल खाती है, बल्कि समकालीन युद्ध और कूटनीति की मांगों पर गतिशीलता से भी मेल खाती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, ये राजनाथ सिंह। और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट उद्भव जो 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हम लोग कुछ दिन से आप लोग को बता रहे थे रिसेंट अपॉइंटमेंट में कि जो उदय कोटक हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक से रिजाइन कर दिए हैं एमडी और सीईओ के पद से। तो अभी जो है अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में आरबीआई के द्वारा अप्रूवल मिल गया है, इसे याद कर लीजिएगा। आरबीआई जो है ये नियुक्त करता है। तो अशोक वासवानी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नए एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, अशोक वासवानी। ठीक है, आरबीआई इनको 3 साल के अवधि के लिए अशोक वासवानी जी को नियुक्त किया है और 1 जनवरी 2024 से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो ये बाजार पूंजीकरण के हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और उदय कोटक इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इसके संस्थापक है, इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन एमडी और सीईओ के पद से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट नियुक्तियां जो 2023 में है। तो अशोक वासवानी समझ गए। अब संजय कुमार जैन, ये आईआरसीटीसी के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा, सीटीसी है ना। उसके बाद एचपी ने स्पीता दास गुप्ता को भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया है। पूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संजय कुलक्षेत्र को हुडको कंपनी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर मनीष शाह अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अरिंदम बागजी, ये जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है ना। बीके मोहंती को आईआरईडीए के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला गया है। उसके बाद आईबीडीजीसी अध्यक्ष के रूप में भारत ऐतिहासिक पूर्ण निर्वाचन किया गया है भारत को। ठीक है, और भी कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में, जैसे फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, ये जयप्रकाश सिन्हा है। मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिटेशन पैनल, ये फॉर्मर सीजेआई एनवी रमन्ना जी को नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वराज ट्रैक्टर, महेंद्र सिंह धोनी। प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन के हेड अभी कौन है? तो मनीष देसाई। एफटीआई पुणे के प्रेसिडेंट कौन है? तो आर माधवन नियुक्त किए गए हैं, नॉमिनेशन हुआ है। उसके बाद ये रिजाइन वाला बता दिया अभी हम लोग आपको। अब नैस्कॉम के चेयरमैन कौन थे? कॉग्निजेंट इंडिया के एमडी राजीव नंबियार। सेंट्रल रेलवेज प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर कौन है? थे श्याम सुंदर गुप्ता। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए ये सुबोध कुमार सिंह है। डीजी ऑफ बीएसएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नितिन अग्रवाल। ठीक है, एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? तो अजय यादव। और एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक ये अश्वनी कुमार हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पावर पैक है एकदम पूरा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की कैबिनेट ने एक पायलट कार्यक्रम के तहत भारतीयों और 6 अन्य देशों के नागरिकों को मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने की मंजूरी दी है? तो ये दिया है श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। श्रीलंका ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मेन जो विदेशी मुद्रा भंडार का जो मेन साधन है वो है पर्यटन, और कोरोना काल से वो पर्यटन के क्षेत्र में पूरा मार कर गया। इसलिए वो चाहता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए घूमने के लिए, ताकि उसका जो पर्यटन उद्योग ये विभाग है उसको पूर्ण जीवित करना चाहता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसमें कौन कौन सा 6 देश है? तो रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और भारत। ठीक है, इसे 2026 तक 5 मिलियन आगमन का लक्ष्य रखने के लिए किया गया है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका का शीर्ष इनबाउंड पर्यटन बाजार है, और ये देखिए
महामारी से पहले पर्यटन श्रीलंका में विदेशी मुद्रा प्रवाह का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था, लेकिन ये महामारी हो गया, इसके वजह से श्रीलंका जो पर्यटन जो मंत्रालय है वो पूरा पीट गया, पर्यटन विभाग। इस वर्ष सबसे ज़्यादा पर्यटक का सबसे बड़ा स्रोत है भारत और दूसरा है रूस, ठीक है। रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में इस क्षेत्र को शेंगेन क्षेत्र की तर्ज पर सीमा रहित पर्यटन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। शेंगेन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें 27 यूरोपीय देश शामिल है जिन्होंने पासपोर्ट समाप्त कर दिया, इसलिए ऐसा कर दिया कि यहाँ पे आप फ्री में पासपोर्ट बिना फ्री वीज़ा के आप यहाँ आ सकते हैं घूमने फिरने के लिए, ताकि वहाँ का देशों को इनकम हो, और आप जब जाइएगा तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए ऐसा ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण 26 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये जो 37वां संस्करण है नेशनल गेम्स का, ये 26 अक्टूबर को यानी कि कल ही शुरू हुआ है। ये और कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गोवा में, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय खेलों का 37वें संस्करण का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया, ठीक है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट इसमें अपना स्पर्धा को प्राप्त करने मतलब कंपटीशन करने के लिए आएंगे, ठीक है। और इसमें बैडमिंटन, आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक, नेटबॉल राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। मिश्रित युगल बैडमिंटन में आंध्र प्रदेश की गौश शेख और पूजा डी स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल में तेलंगाना के थरुण मनेपल्ली ने स्वर्ण पदक जीता और पुरुष एकल में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। राष्ट्रीय खेलों में आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक और नेटबॉल खेल चल रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट है। ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंटेंट रिच ये क्लास कहा जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अन्य लोगों को साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।